Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 14 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 14 and week number 14. So in our today's class we are going to continue our topic on connections and we will discuss about shear connections for steel structures कि जब आपके मेंबर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस जब shear जनरेट होती है तो shear कनेक्शंस जो हैं जॉइंट्स जो हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है. एंड दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स. हम नॉर्मली जो बुक फॉलो कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर वो स्टील स्ट्रक्चर्स बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी साहब एंड LRFD स्टील डिज़ाइन मैनुअल बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी हम फॉलो कर रहे हैं. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन से हवाले से कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. LRFD के ओरिजिनल मैनुअल्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो इन अवर टुडेज क्लास इन प्लास्टिक डिज़ाइन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस के अंदर उसकी थोड़ी सी टच वगैरह लेके हम जो है वो कनेक्शंस भी डिस्कस कराए थे. अब मजीद जो है वो थोड़ा सा कनेक्शंस को हम डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड से या कनेक्शंस के जब हम एनालाइज या डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो कनेक्शंस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इनको हम रफली ओवरव्यू करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस कराएं. उसके बाद हमारे पास जो है वो नई चीज़ आ जाती है कर्व्ड हॉन्च नी कि कर्व्ड हॉन्च नी बेसिकली क्या होता है. उसके बाद shear कैन बी हाउ द shear कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द स्क्वायर नीज और नीज जो कनेक्शंस होते हैं उनके अंदर हम किस तरह से shear फोर्सेस को ट्रांसफर करते हैं. उसके लिए हम जो है वो स्टिफनर्स किस तरह से प्रोवाइड करते हैं जो कि डायगोनल फॉर्म के अंदर हम स्टिफनर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं. और देन जो है वो हम एक डिज़ाइन करेंगे स्क्वायर नी कनेक्शन जिसके अंदर आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी. So now we have a connections. What is connection? Connection basically is the device which is used to join the elements. कि जो आपके structural elements होते हैं उनको आप joint जब provide करते हैं तो वहाँ पे आप connections को consider करते हैं या वो device जो कि आपका different members को join करने के लिए जब आप different plates और additional elements use करते हैं वो element basically connect होके आपस में जो है connection develop करते हैं. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं आपस में एट अ पॉइंट सच दैट द फोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड सेफली बिटवीन द मेंबर्स के. तमाम हमारा जो पर्पस होता है वो इजी ट्रांसमिट ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर होता है. इस वजह से हम उस रीजन को सेंसिटिव रीजन कंसीडर करते हैं और कनेक्शन जो है वो हमारे एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर. कनेक्शन डिजाइन इज मोर क्रिटिकल देन द डिजाइन ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर के कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके अंदर जो आपकी डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसकी होती है वो कनेक्शन कहलाता है बेसिकली. सो द फेल्यूर ऑफ कनेक्शन यूजुअली मींस कोलैप्स ऑफ ग्रेटर पार्ट और अ होल ऑफ द स्ट्रक्चर. कि अगर आपका एक कनेक्शन जहां पे कोई ऐसा फेल्यूर डेवलप हो जाता है या कोई कनेक्शन वीकर पड़ जाता है या उस कनेक्शन के अंदर कोई फेल्यूर अपीयर हुआ उस केस के अंदर हमारा मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है. So in general, we can say that the relatively more factor of safety is provided in the design of connections. कि जब आप connection को design करते हैं हम higher safety margin provide करते हैं. The rigid connection should provide sufficient strength and ductility. कि जो rigid connections होते हैं वो एक हमें higher margin provide करते हैं जिसके अंदर strength का जो criteria है वो भी हमारे पास safety margin ज़्यादा होता है और ductility जो है वो भी हमारे पास एक bulk quantity में available होती है. तो इस वजह से rigid connection एक बेहतर perform कर सकता है in some cases के अंदर. So now we have a connection and there are different types. So connection और उसके बाद connection के types कौन से available हैं ये चीजें हम already discuss कराए थे last classes के अंदर जब हमने connections को पढ़ा था. तो वहां पे connections के अंदर हमारे पास सबसे important जो पैरामीटर है that is ductility. क्योंकि डक्टिलिटी हमें एक सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है. वो एनर्जी को स्ट्रक्चर जो है वो एक कांस्टेंट लोड के अंदर डिफॉर्मेशन ज्यादा जो है वो अप्लाई कर रहा होता है या डिफॉर्मेशन ज्यादा फेस करता है. उस केस के अंदर आपकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेसेस की वो भी इजी हो जाती है और एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है. एनर्जी जो है वो मिटिगेट हो जाती है, स्लोली खत्म हो जाती है इन द केस ऑफ अर्थक्वेक्स इवन. क्योंकि अर्थक्वेक का जो प्रेशर है दैट इज अनएक्सपेक्टेड प्रेशर एंड अनकैलकुलेटेड प्रेशर या उसकी जो एक सर्टेनिटी है बेसिकली जो उसका इफेक्ट है वो हम एट अ टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अचानक से जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए एक नई चीज अप्लाई हुई तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक सर्टेन डिफॉर्मेशन को जनरेट करता है.
So according to AISC J1.1, where the gravity axis of intersecting axially loaded members do not intersect at one point, the effect of eccentricity must also be considered. कि आपके जो axial members हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉसिबल है समटाइम्स कि एक ही पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करते हैं, समटाइम्स जो है वो ये पॉसिबल नहीं भी होता कि वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास इसेंट्रिसिटी के जनरेट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से हमने इसेंट्रिसिटी को भी कंसीडर करना होता है। जैसा हमने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस को डिस्कस किया था कि वी हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ कनेक्शंस दैट आर वेल्डेड कनेक्शंस, रिवेटेड कनेक्शंस एंड बोल्टेड कनेक्शंस। So now we have a connection types based on force to be transferred, कि जो फोर्स है हमारा जिस तरह से मेंबर के अंदर से ट्रांसफर होता है उसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो कनेक्शन के कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं। वी हैव ट्रस कनेक्शंस आल्सो, वी हैव सिंपल एंड शेयर कनेक्शंस, वी हैव मूवमेंट कनेक्शंस, वी हैव फुल्ली रिस्ट्रेन्ड मूवमेंट कनेक्शंस आल्सो, पार्शियली रिस्ट्रेन्ड और सेमी रिजिड कनेक्शंस फॉर द मूवमेंट केस। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्प्लाइस कनेक्शंस आ जाते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं हम विद इन अ मेंबर लेप एंड बट जॉइंट के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ जाती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं डिफरेंट मेंबर्स को, इवन इन द केस ऑफ टॉर्क, इवन इन द केस ऑफ बियरिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे डिटेल के अंदर, इस वजह से यहाँ पे जस्ट आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू है दोबारा। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑलरेडी जब हमने कनेक्शंस को पढ़ा था कि बिल्डिंग फ्रेम एंड बीम कनेक्शंस जो हैं, इन दिस कैटेगरी ऑल द फ्रेम कनेक्शंस हैव टू ट्रांसफर 100% shear फोर्स, कि जो आपका सिंपल कनेक्शन है या शेयर कनेक्शन है दैट विल ट्रांसफर, या फ्रेम कनेक्शन जो है वो हमारे ट्रांसफर करते हैं 100% शेयर इंटेंसिटी को फ्रॉम बीम टू अदर मेंबर्स। So the moment transfer depends on the rotational restraint at the joint, के जो आपका ये कनेक्शन है इसके अंदर डिपेंड करती है कि मूवमेंट का जो कनेक्शन आपने प्रोवाइड किया है, रिस्ट्रेनिंग एजेंट जो है वहां पे क्या रिस्ट्रेनिंग लिमिट्स हैं हमारे पास। So the rotational characteristics of the connections are experimentally measured by running the test and plotting movement rotation for each type of connection, कि आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट टाइप्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। उसके बाद जो है वो आप लमसम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या मूवमेंट्स की ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर की ओवरऑल जो है वो बिल्डिंग फ्रेम कनेक्शंस के अंदर क्या एक फ्रीक्वेंसी जो है वो डेवलप होती है। So building frame connections के अंदर we have a fully restrained or FR और movement connections, we have partially restrained और semi rigid connections, उसके बाद हमारे पास simple और shear और flexible connections भी आ जाते हैं, and then we also have a semi, now we have a movement connections or fully restrained connections. Movement connections are also referred to as the fully restrained connections or rigid connections or continuous frame connections. इनका जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है दैट इज नी जॉइंट्स। नी जॉइंट को आज हमने डिस्कस भी करना है, उसको हमने डिजाइन भी करना है। Movement connections basically are assumed to be a sufficiently rigid keeping the original angles, जो आपके एंगल है मेंबर के दरमियान या मेंबर जो आपके दो मेंबर्स के जो आप जिनको आप कनेक्ट कर रहे हो उनके दरमियान जो एंगल है, हम उसको अज्यूम करते हैं कि ये ओरिजिनल एंगल को मेंटेन रखेंगे एंड प्रैक्टिकली अनचेंज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, और उस एंगल को अनचेंज रखेंगे इवन इन द नॉर्मल केस, इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग्स आल्सो। उसके बाद greater than 90% of the movement may be transferred with respect to the ideally rigid connections beside the full transfer of shear and other forces, कि अदर फोर्सेस तमाम ट्रांसफर हो जाते हैं और मूवमेंट जो है इन कनेक्शन में ऑलमोस्ट 90% जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर। अब हम डिस्कस करते हैं कि मूवमेंट कनेक्शंस बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं। Movement connections are particularly useful when continuity between the members of the building frame is required, कि जब आपकी building frames के अंदर members के अंदर आप चाहते हैं कि continuity बरकरार रखी जाए, तो उस केस के अंदर हम connections या movement connections provide करते हैं। Normally they provide more flexural resistance and to reduce lateral deflection, कि ये एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन अपीयर करवाते हैं लेटरल रिडक्शन के अंदर या लेटरल डिफ्लेक्शन के अंदर। उसके बाद जो है वो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अंडर द फ्लेक्सुअल लोडिंग, जब आपकी विंड लोडिंग की वजह से या विंड्स की वजह से जब आपके फ्लेक्सुअल और डिफ्लेक्शन अपीयर होते हैं। Both the flanges and the web of the member are to be connected for this type of connection. ये जो कनेक्शन होते हैं इसके अंदर हमारे पास जो भी मेंबर्स होते हैं ये तमाम मेंबर्स का वेब और फ्लैंजेस दोनों वेल्ड की जाती हैं या कनेक्ट किए जाते हैं। This type of connection must have sufficient strength and stiffness to keep angle between the adjoining members as unchanged, के एंगल जो है वो अनचेंज रहे ताकि जो है वो आपके एक कनेक्शन जो है उसके अंदर एक sufficient strength और stiffness डेवलप हो सके।
So for the analysis purpose, it is assumed that this type of connection provides no relative rotation between the adjoining members, कि ये फिक्स होने की वजह से एक fully restrained connection होने की वजह से rotation को allow नहीं करते ये connection, बाकी जो है वो lateral deflection को भी resist करते हैं और flexural resistance को भी resist करते हैं. अब fully restrained connections के बाद हमारे पास second important connection is partially restrained connections or PR connections. PR type connections have rigidity less than 90% compared with the ideally rigid connections, कि इनकी जो overall rigidity है वो 90% होती है कि जो आपकी compared to the fully restrained connections. Although the relative rotation between the joining members is not freely allowed, the original angle between the members may change within the certain limits. ये हमारे जो कनेक्शंस हैं बेसिकली पार्शियली रिस्ट्रेंड होते हैं, इसकी वजह से समहाउ रोटेशन भी अलो की जा सकती है लेकिन विद इन द अलोएबल रेंज. दे ट्रांसफर सम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट लेस देन 90% एंड फुल शेयर बिटवीन द मेंबर्स, कि ये शेयर को 100% ट्रांसफर करते हैं लेकिन जो मूवमेंट है वो लेस देन 90% जो है वो ट्रांसफर हो जाती है. PR members should have sufficient strength, stiffness and deformation capacity at the strength limit states, and PR connections may be further classified into simple and semi-rigid connections, कि ये further भी classified हैं semi-rigid connections या simple connections के अंदर, और ये एक certain strength इनकी होती है, stiffness होती है और deformation capacity जो है वो एक certain level या certain ranges के अंदर जो है वो ये चीजें already इन members के अंदर होती हैं. So now we have a simple or shear connections. Simple or shear connections have rigidity less than 20%. कि इन members के अंदर जो stiffness है या rigidity है वो 20% से कम होती है. For example, connections of beams, girders and trusses. जो beams, girders और trusses के अंदर हम connections use करते हैं, that connections basically are shear connections. These connections are allowed to be designed for the reaction shears only, कि ये only shear force को resist करते हैं. They are considerably flexible and the beams become simply supported due to the possibility of the large available rotation. कि larger जब rotation available होती है member के अंदर या appear हो सकती है तो उस केस के अंदर आप normal, simple और shear connections provide करते हैं. Movement may not be transferred in large magnitudes with the requirement that the shear force is fully transferred. कि हमारे पास जब एक requirement है कि आपने shear force को 100% ट्रांसफर करना है from one member to the other member, so it is not necessary that the movement जो है वो larger quantity के अंदर आपकी ट्रांसफर हो रही हो from one member to the other member. तो ये हमारे connections जो हैं वो simply for the shear और simple forces के लिए डिजाइन किए जाते हैं. और इन shear connections के अंदर normally जो web है वो connect होती है हमारे जो अदर वेब के साथ. फॉर एग्जाम्पल इन दीज कनेक्शंस प्राइमरली द वेब इज टू बी कनेक्टेड बिकॉज द मोस्ट ऑफ द शेयर फोर्सेज आर कंसंट्रेटेड इन इट, के वेब के अंदर मोस्टली जो है वो शेयर फोर्सेज आपके अपीयर हो रहे होते हैं, इस वजह से सिर्फ वेब जो है वो कनेक्टेड होता है. Connections of beams, girders and trusses shall be designed as flexible joints. के flexible joint जो है वो connection के हमारे consider होते हैं to resist only the reaction shears except otherwise required. कि आपके जो कनेक्शन है बीम के, गर्डर्स के और ट्रसेस के शैल बी कंसीडर्ड एज अ फ्लेक्सिबल जॉइंट, जिसकी वजह से आपके तमाम जो फोर्सेज हैं वो रेजिस्ट हो सकें एक्सेप्ट जो है वो आपके अदर मूवमेंट्स के या उनके अदर जो है वो कॉम्बिनेशन फोर्सेज के, टॉर्जन हो गया, शेयर या टॉर्जन का कॉम्बिनेशन है या मूवमेंट्स हो गए. A simple connection should possess the rotation capacity equal to that determined during the analysis of the structure, considering a true simply supported case. कि आप simple connections के लिए rotation capacity जो है उसको determine करते हैं for the analysis purpose या from the analysis, उसके बाद हम decide करते हैं कि either we are considering this simply supported member or not. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेमी रिजिड कनेक्शंस, जो कि फुली रिस्ट्रेंड कनेक्शंस और पार्शियली रिस्ट्रेंड कनेक्शंस के दरमियान काम कर रहे होते हैं. यानी कि सेमी रिजिड कनेक्शंस प्रोवाइड रिजिडिटी इन बिटवीन फुली रिस्ट्रेंड एंड सिंपल कनेक्शंस, कि जो आपके सिंपल कनेक्शंस हैं और फुली रिस्ट्रेंड कनेक्शंस हैं, इन दरमियान, इनकी रेंज के दरमियान जो है वो हम डिसाइड कर रहे होते हैं हमारे कनेक्शन को. दैट कनेक्शंस बेसिकली आर नोन एज सेमी रिजिड कनेक्शंस. Approximately 20 to 90% movement compared with the ideal rigid frame must be transferred. कि 20 से लेके 90% तक आप movement इन connections में से transfer करवा सकते हैं. So end movements may develop in the beams and the maximum movement या maximum beam movement may be significantly reduced. maximum movement जो capacity है उसको reduce किया जा सकता है. However the end movements जो है वो develop होने के chances भी होते हैं हमारे पास. Usually no advantage is taken of this reduction and the beams are designed as simply supported because of various reasons. हम जो है वो beam को simply supported design करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी criteria और conditions आ जाती हैं, उनको मजीद जो है वो हम discuss करते हैं.
So one of the most important reason is the difficulty of structural frame analysis for varying degrees of restraints. कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि डिफिकल्टी है स्ट्रक्चरल फ्रेम एनालिसिस को फॉर द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और डिग्रीज ऑफ रिस्ट्रेंट्स को कंसीडर करते हैं एट द जॉइंट्स एंड द अनप्रिडिक्टेड रोटेशंस कि रोटेशंस हमारी अनप्रिडिक्ट होती हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है वो अपीयर हो सकती हैं फर्दर the LRFD specification states that a connection can only be considered as semi-rigid if proper evidence is presented to prove that it is capable of providing a certain end restraint conditions. LRFD specification क्या कहती है कि connection can only be considered as a semi-rigid if the proper evidence is presented to prove that the capable of providing a certain end restraint conditions अगर provide होती हैं तो आपका connection जो है वो as a semi-rigid connection treat होगा. So these are the most commonly used types of connections in practice because their performance is exceptionally well under the cyclic loadings and the earthquake loadings के semi gravity connections या semi rigid connections जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली यूज होते हैं commonly usable connections हैं जो कि हम end restraint conditions या under cyclic loading या under wind loading या under seismic loadings हम consider करते हैं क्योंकि ये हमें एक certain level के अंदर deformation को face कराने का मौका देते हैं. अदरवाइज जो आपके फ्लेक्सिबल या फुली रिस्ट्रेंट कनेक्शंस जो है वो एक पॉसिबल लेवल तक जो है वो फोर्सेस को भी बियर करते हैं उसके बाद एंड रिस्ट्रेनिंग का इफेक्ट उसके अंदर कंसीडर नहीं होता इस वजह से जो है वो सडनली एक एब्रप्ट फेल्यूर अपीयर कराते हैं जिससे स्ट्रक्चर आपका ओवरऑल कोलैप्स कर जाता है. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बियरिंग जॉइंट्स. नाउ बियरिंग जॉइंट्स बेसिकली आर द कनेक्टर्स जो कि हम प्रोवाइड करते हैं टू होल्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेक्शन. जब आपके पास एक ही सेक्शन के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स का एक हुजूम बन जाता है एक कॉम्बिनेशन बन जाती है उस केस के अंदर आप बियरिंग जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं. So therefore there shall be a sufficient connectors to hold all parts of the section securely in place when columns rest on bearing plates. कि तमाम जो columns हैं तमाम जो मेंबर्स हैं कॉलम के साथ जो अटैच हो रहे हैं वो बियरिंग प्लेट्स के ऊपर एक स्मूथ लोड अप्लाई करें और जो होल्ड है एक पूरे सेक्शन को होल्ड कर सके वो. So sufficient connectors हमने provide करना है. And then additional we have all compression joints shall be designed to provide resistance against uplift and tension developed during the uplift load combination. कि sometimes जो है वो हमारे पास ट्रस सेक्शंस के अंदर जो है uplift pressure डेवलप होता है एक हवा का प्रेशर जो है वो स्ट्रक्चर को अंदर से उठा देता है स्ट्रक्चर पूरा आपका ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है उस केस के अंदर जो है वो हमारे ये जॉइंट्स जो है वो कंप्रेशन जॉइंट एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अपलोडिंग अपलिफ्टिंग प्रेशर या जो है वो आपका एक अपलिफ्ट लोड कॉम्बिनेशन प्रेशर जो है वो उसको ये एबिलिटी के साथ रेजिस्ट करते हैं. दैट कनेक्शंस बेसिकली आर नोन एज अ बियरिंग जॉइंट्स. अब जैसा हमने मूवमेंट कनेक्शंस को डिस्कस किया था तो मूवमेंट कनेक्शंस बेसिकली आर फुली रिस्ट्रेंट कनेक्शंस. अब फुली रिस्ट्रेंट कनेक्शंस के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शन जो यूज होता है रियल इंडस्ट्री के अंदर दैट कनेक्शन बेसिकली इज रिजिड फ्रेम नीज. अब रिजिड फ्रेम नी कनेक्शन के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं दिस कनेक्शन इज फुली रिस्ट्रेंट कनेक्शन जो कि हमने डिस्कस किया कि मूवमेंट कनेक्शन का एक पार्ट है फुली रिस्ट्रेंट कनेक्शन है. So in the design of rigid frame, the safe transmission of load at the junction of beam and column is of great importance. कि जब आपके पास एक जंक्शन डेवलप होता है कॉलम और बीम के दरमियान तो वहां पे जो प्रेशर डेवलप होता है तो ये रिजिड फ्रेम या रिजिड फ्रेम नी जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है उस लोड को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन मेंबर टू दी अदर मेंबर और यही हमारी सबसे हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए. When the members join with their webs lying in the plane of frame, the junction is frequently referred to as a knee joint. के जब आप दोनों मेंबर को कनेक्ट करते हैं जो आपका बीम है और कॉलम है दोनों के दरमियान एक डायगोनल फॉर्म के अंदर जब वेब को कट करके आप दोनों के वेब्स को ज्वाइंट करते हैं तो उस केस के अंदर ये एक नी ज्वाइंट जो घुटना होता है उस घुटने की एक रिजेंबल करता है या घुटने की तरह हमें दिखता है तो उस केस के अंदर हम इसको एज अ नी ज्वाइंट कंसीडर करते हैं जिसकी पिक्चर या फिगर जो है वो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं. So now these are the images of square knee connections. Knee connections basically जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपको एक horizontal जो है वो beams नजर आ रहे हैं और vertical जो है वो compression member या column नजर आ रहा है. अब यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है दैट इज स्क्वायर नी विदाउट स्टिफनर. यहाँ पे हमने कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ पे जो है वो फुली रिस्ट्रेंट कनेक्शन है लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो वेरी कर सकती है. इसी वजह से हमने जो सेकंड केस के अंदर हम स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपका जो एंगल है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड जो है वो या वेरी नहीं कर सकता या चेंज नहीं हो सकता या रोटेशन डेवलप नहीं हो सकती.
जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि सिंपल कनेक्शंस के अंदर क्या होता है कि जब आप एक लोड अप्लाई करते हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन डिफॉर्मेशन अपीयर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मेंबर के अंदर में आप जो है वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल डिफ्लेक्शन जो है वो अपीयर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो रिजिड कनेक्शन है या मूवमेंट कनेक्शन है उनके अंदर जो है वो इस तरह से एक सर्टेन लेवल तक जो है वो हम अलो नहीं करते एक रोटेशन को या डिस्प्लेसमेंट को। तो उस केस के अंदर हम जो स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो ये स्टिफनर वाली जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज नोन एज अ स्क्वायर नी विद स्टिफनर एंड फर्स्ट डायग्राम इज द विदाउट स्टिफनर। जो कि उसके बाद हम इस पिक्चर के अंदर देखते हैं कि वही सिंपल नी कनेक्शन था जहां पे हमने स्क्वायर नी कनेक्शन प्रोवाइड किया, लेकिन अगर हम डायगोनल स्टिफनर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के बजाय अगर हम दोनों मेंबर्स के दरमियान इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल और इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइन प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या ओवरऑल इफेक्ट आता है मेंबर के अंदर। दिस टाइप ऑफ जॉइंट में रेजिस्ट लार्ज नेगेटिव मूवमेंट्स, लार्जली जो नेगेटिव मूवमेंट्स अपीयर होती हैं उनको वो सिग्निफिकेंटली ये एक मेंबर की एडिशन की वजह से ओवरऑल मूवमेंट्स जो है वो सिग्निफिकेंटली रेजिस्ट हो जाती हैं। उसके बाद एंड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द बीम एंड कॉलम के ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, इसकी वजह से आप ओवरऑल जो मेंबर्स हैं उनकी साइजेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। इवन दिस टाइप ऑफ मेंबर कैरीज हायर लोड एज कंपेयर टू द नॉर्मल स्टिफनर्स या नॉर्मल जो हमने मेंबर्स डिस्कस किए थे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर नी जॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडिशनल एक प्लेट आ जाती है जिसकी वजह से मेंबर के अंदर लार्ज नेगेटिव मूवमेंट्स को रेजिस्ट करता है मेंबर, और ओवरऑल साइजेस ऑफ द मेंबर्स भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब मूवमेंट कनेक्शन के अंदर जो नी कनेक्शन का दूसरा पार्ट है दैट इज स्ट्रेट हॉन्च नी। हॉन्च नी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्क्वायर पोर्शन था एक कनेक्शन का, जो स्क्वायर नी जनरेट हो रहा था उसको हमने हॉन्च शेप के अंदर डेवलप किया। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। सो स्ट्रेट हॉन्च नी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्क्वायर नी विद अ ब्रेकेट। यहाँ पे एक ब्रेकेट ऐड हो जाती है मिड के अंदर जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है मजीद फोर्सेस को। So the beam and column sections are discontinued short of the connection, कि जो आपके मेंबर्स हैं डिसकंटिन्यूड मेंबर्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, और तो ये ब्रैकेट जो है कैसा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है जिसके अंदर तमाम इंटेंसिटी जो है आपकी शिफ्ट और ट्रांसफर हो रही होती हैं। सो द हांच कंसिस्ट ऑफ सेपरेट प्लेट reinforced by a perpendicular stiffeners, कि ये हांच बेसिकली एक सेपरेट प्लेट है जो कि कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ स्टिफनर्स, और ये एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है एज अ स्ट्रेट हांच नी, जो कि एडिशनल लोड या एडिशनल जो है वो मूवमेंट कनेक्शन के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। Another important connection in the movement connections basically is the curved haunch knee. अब जो एक हमारे पास हॉन्च नी जो पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रेट हॉन्च नी, यहाँ पे हमारे पास एक कर्व्ड हॉन्च नी आ जाता है जो कि सिमिलर है बेसिकली स्ट्रेट हॉन्च नी के विद द डिफरेंस ऑफ हैविंग कर्व्ड इनर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको इनर प्रोफाइल जो है वो कर्व शेप के अंदर नजर आ रहा है। So for the haunch knees, variable moment of inertia has to be considered with the knees for both beams and columns to perform analysis, जिसके अंदर हम दोनों जो मेंबर्स हैं उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वेरी करते हैं या वेरिएबल डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करते हैं जब हम एक कर्व्ड शेप को कंसीडर कर रहे होते हैं कर्व्ड नी या कर्व्ड हॉन्च की शेप के अंदर। तो ये बेसिकली जो है वो एक मॉडिफाइड वर्जन है स्ट्रेट हॉन्च नी का, जिसके अंदर कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है। जस्ट हम स्ट्रेट फॉर्म के अंदर दोनों मेंबर्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वेरी कर रहे हैं ताकि जो है वो हमारे पास एक कर्व्ड शेप या कर्व्ड प्रोफाइल जो है वो कंसीडर हो जाए, और उसकी वजह से ओवरऑल मूवमेंट कनेक्शन के अंदर क्या इफेक्ट आता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम कर्व हॉन्च नी के अंदर जब हम डिजाइन करते हैं तो इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस हमारी क्या होती हैं। सो टू बी एडिक्वेटली डिजाइंड नी कनेक्शन वी मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या आता है कि द एंड मूवमेंट बिटवीन द बीम एंड द कॉलम मस्ट बी ट्रांसफर्ड, जो एंड मूवमेंट्स हैं बीम और कॉलम के दरमियान वो आपकी एक मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग इज द बीम एंड शेयर मस्ट सेफली गो टू द कॉलम, के बीम के एंड्स के ऊपर अगर कोई शेयर की इंटेंसिटी एक्ट कर रही है तो वो आपकी इंटेंसिटी जो है वो कॉलम के अंदर भी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। सो द शेयर एट द टॉप ऑफ कॉलम, अगर कॉलम के टॉप के ऊपर कोई शेयर का फोर्स कोई एक्ट कर रहा है तो वो शेयर का फोर्स जो है वो बीम के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। The joint must deform in a manner consistent with the analysis by which the moments and shears are determined, कि आप जब एक ज्वाइंट को डिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं या एक ज्वाइंट जो है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो इन लैटरल डायरेक्शंस, तो उस केस के अंदर हम एक कंसिस्टेंट एनालिसिस करते हैं जो कि हमारी एक हमें वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैक्सिमम मूवमेंट्स एंड मैक्सिमम शेयर्स।
सो इफ अ प्लास्टिक हिंज इज एसोसिएट, अगर हम प्लास्टिक हिंज का फॉर्म अप्लाई करते हैं यहाँ पे, या प्लास्टिक हिंज अगर हमारा मेथड यूज होता है, या प्लास्टिक डिजाइन मेथड यूज होता है, और प्लास्टिक हिंज की अगर वहां पे अपीयर होने के चांसेस हैं, एसोसिएटेड विद द फेल्यूर मैकेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म एट और नियर द जी नी। तो अब नी के पास जो है आपका एक प्लास्टिक हिंज के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो एडिक्वेट रोटेशन कैपेसिटी मस्ट बी बिल्ट इनटू द कनेक्शंस, कि आपने वहां पे एक रोटेशन या पॉसिबल रोटेशन कैपेसिटी जो है वो एक डेवलप करनी है मेंबर के अंदर, ताकि आपका कर्व हॉर्न नी जो है वो एक प्रॉपर रोल प्ले करे। अब कर्व हॉर्न नी के अंदर जो स्क्वायर नीज होते हैं बेसिकली हैव अ ग्रेटेस्ट प्लास्टिक रोटेशन कैपेसिटी। वो प्लास्टिक रोटेशन जो है वो उनके अंदर ज्यादा अपीयर होने के चांसेस होते हैं, बट दिस फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेस द सर्विस लोड डिफ्लेक्शन। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो लोड डिफ्लेक्शन कर्व है या लोड डिफ्लेक्शन हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती हैं, एंड द डिफॉर्म इलास्टिकली द मोस्ट अंडर द लोड्स, के जैसे ही लोड अप्लाई होता है ये एक सिग्निफिकेंट वे के अंदर जो है वो डिफॉर्म हो जाती हैं, या मेंबर जो है वो लार्जर डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करता है। सो कर्व नीज आर द मोस्ट स्टिफ बट हैव द लीस्ट रोटेशन कैपेसिटी, कि यहाँ पे आपके जो कर्व हॉर्न नी है उसके अंदर जो है वो आपकी एक स्टिफर एलिमेंट होने की वजह से कम चांसेस होते हैं रोटेशन के, जो आपके स्क्वायर नीज हैं उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं रोटेशन और डिफ्लेक्शंस के। सिंस द स्ट्रेट टेपर्स नी स्ट्रेट टेपर्ड नी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द रीजनेबल स्टिफनेस अलोंग विद द एडिक्वेट रोटेशन कैपेसिटी, इन एडिशन टू द फैक्ट दैट दे आर चीपर देन द कर्व्ड haunches to fabricate the straight haunches knee are more commonly used। अब एक हम स्ट्रेट हॉन्च नी या कर्व्ड हॉन्च नी को जब फैब्रिकेट करवाते हैं तो वो हमें ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट नी के अंदर या स्ट्रेट टेपर्ड नी हम प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारे स्क्वायर हॉन्च नीज थे या स्ट्रेट हॉन्च नीज थे उनके अंदर, ताकि वो एक रोल प्ले कर रहे हैं एज अ कर्व्ड हॉन्च नी के, और जिसके अंदर वो तमाम पॉसिबिलिटीज, तमाम एक रीजनेबल स्टिफनेस हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है एक अलॉन्ग सेक्शन के ऊपर या रोटेशन कैपेसिटी के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं हाउ द शियर फोर्स बेसिकली ट्रांसफर्स इन द स्क्वायर नीज। जब हम स्क्वायर नीज की बात करते हैं, स्क्वायर नी कनेक्शन की, तो हमारा जो शियर फोर्स है वो किस तरह से ट्रांसफर होता है। सो इन द डिजाइन ऑफ रिजिड फ्रेम हैविंग सेम और हैविंग स्क्वायर नीज, टू रोल्ड सेक्शंस में कम टुगेदर एट द राइट एंगल्स। जैसे हमने पिक्चर्स देखी थी कि हम दो जो है वो एंगल्स को या रोल्ड सेक्शंस को राइट एंगल के ऊपर अप्लाई करके हम उनको कनेक्ट करते थे, तो हमारे पास जो है एक स्क्वायर एंगल या स्क्वायर सेक्शन डेवलप होता था। सो इन दैट केस द मूवमेंट shear एंड एक्सियल फोर्सेस, मूवमेंट shear और एक्सियल फोर्सेस तीनों एक्टिंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्क्वायर नी रीजन एज शोन इन फिगर 4a मे बी डिटरमाइंड आइदर बाय इलास्टिक और प्लास्टिक एनालिसिस। कि आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, आया शेयर फोर्सेस हैं, मूवमेंट्स हैं, एक्सियल फोर्सेस हैं, उनको आप इलास्टिक एनालिसिस से भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं और प्लास्टिक एनालिसिस से भी उनको अचीव कर सकते हैं। तो सो द फोर्सेस कैरिड बाय द फ्लेंजेस मस्ट बी ट्रांसमिटेड बाय शेयर इनटू द वेब, कि जो फोर्सेस फ्लेंजेस के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं उन फोर्सेस को हम एज अ शेयर ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन मेंबर टू द अदर मेंबर एज शोन इन फिगर 4b। सो अब हम फिगर ए के अंदर देख सकते हैं, फिगर 4a, फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द वेव ऑफ अ स्क्वायर नी, फॉर फिगर 4a। अब यहाँ पे हमारे पास दो रोल सेक्शन थे, एक हमारे पास बीम है जिसको हम टी बी थिकनेस ऑफ द बीम से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, दूसरा थिकनेस ऑफ द मेंबर है या कॉलम है। डी बी इज द डेप्थ ऑफ द बीम एंड डी सी इज द डेप्थ ऑफ द कॉलम। अब यहाँ पे जो इन दोनों रोल्ड सेक्शंस को जब हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास जो एक स्क्वायर सेक्शन बना, दैट स्क्वायर नी बेसिकली इज ए बी सी डी पोर्शन। इसके अंदर एक वी फोर्स या शेयर फोर्स जो वी है वो एक्ट कर रहा है, मूवमेंट जो है वो हमारे पास एम है, हॉरिजॉन्टल एक्सियल फोर्स जो है वो हमारे पास एच एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो सेक्शन डेवलप होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फोर्सेस की या फ्लैंजेस की, तो फ्लैंजेस के अंदर हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर क्या डिस्कस किया था कि फ्लैंजेस मस्ट ट्रांसमिट, या फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग या फोर्सेस व्हिच आर कैरिड बाय द फ्लैंजेस मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय शेयर इन द वेब, कि वो हमने यहाँ पे वेब के ऊपर रिप्रेजेंट करा दिया कि जो फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रहे थे उनको हम एज अ शेयर फोर्सेस कंसीडर करेंगे फ्लैंजेस की वजह से जो एक्ट कर रहे हैं। सो दिस शेयर फोर्स बेसिकली इज फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम टेंशन इन टॉप फ्लैंज ऑफ द बीम, ये हमारे पास कंप्रेशन की वजह से है, ये हमारे पास अगेन टेंशन इन द लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास जो है वो कंप्रेशन इन द बॉटम फ्लैंज ऑफ द बीम। तो हम इस तरह से तमाम फोर्सेस को लाई करवाते हैं, लाई कराने के बाद हम इनको कंप्यूट करते हैं आइदर बाय इलास्टिक एनालिसिस और आइदर बाय प्लास्टिक एनालिसिस। आफ्टर दैट जब हम उसको एनालाइज करते हैं
हम अज्यूम करते हैं कि ऑल बेंडिंग मूवमेंट टू बी कैरिड बाय द फ्लेंजेस, जो कि फ्लेंजेस की वजह से या फ्लेंजेस जो भी बेंडिंग मूवमेंट को कैरी कर रही हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एक डिस्टेंस के ऊपर या फ्लेंजेस के सेंट्रॉइड्स में 0.95 dB के डिस्टेंस के ऊपर वो एक्ट कर रहा है। तो अगर हम 100 के बजाय 0.95% या 0.95 ऑफ dB के ऊपर जो है वो ओवरऑल फ्लेंज का जो लोड है या बेंडिंग मूवमेंट्स उनको हम कंसीडर करते हैं, सो द फ्लेंज फोर्स या अल्टीमेट फ्लेंज फोर्स विल बी इक्वल्स टू जो हमारे पास बैलेंस फोर्स है, दैट विल बी इक्वल्स टू या ओवरऑल जो है वो अल्टीमेट फोर्स ऑन बीम या अल्टीमेट फोर्स या फ्लेंज फोर्स हमारा हो जाता है अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइड बाय 0.95 इनटू dB। तो सो द नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेव अक्रॉस द एज ए बी, जो कि हमने एज ए बी डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड के ऊपर, वहां पे हमारे पास जो मैक्सिमम शियर डेवलप हो रही है नॉमिनल शियर या शियर इन ए बी पोर्शन विल बी इक्वल्स टू शियर स्ट्रेंथ इन शियरिंग यील्ड स्ट्रेंथ थिकनेस ऑफ द वेब इनटू डीसी ऑफ द सेक्शन, जो कि हमारे पास डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन सेक्शन है, वेयर y इज जो टो है या रो है बेसिकली हम उसको जो है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शियर स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि 60% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है, और फाई हमारे पास जो फैक्टर है जो कि अगेन स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है जो कि हमारा 0.9 के इक्वल होता है। तो हम इन चीजों को वैल्यू को यूज करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं अल्टीमेट शियर्स और नॉमिनल शियर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम अल्टीमेट नॉमिनल शियर और अल्टीमेट फोर्स जो फ्लेंजेस के अंदर जनरेट हो रहा था उन दोनों को अगर हम इक्वल कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट हो रहा है फ्लेंजेस के अंदर, और फ्लेंजेस के हॉरिजॉन्टल फोर्स को ही हमने कन्वर्ट किया था इनटू द शियर के तौर पे हमने उसको ट्रांसफर कराया था। तो शियर और हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस हैं वो हमारे इक्वल कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला जनरेट होता है 5v जो नॉमिनल फैक्टर है, 60% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, ये हमारे पास शियर यील्डिंग स्ट्रेंथ आ गई, थिकनेस ऑफ द वेब इनटू डीसी इज इक्वल टू अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइड बाय 0.95 इनटू डीवी। अगर इस इक्वेशन से हम रिक्वायर्ड TW कैलकुलेट करते हैं थिकनेस ऑफ द वेब, सो विदाउट डायगोनल स्टिफनर वी विल गेट बाय दिस फार्मूला, और अगर हम इसको मजीद मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन को तो हमारे पास जनरल जो इक्वेशन है वो ये आ जाती है। अब यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया dB इंटू DC से ABC को, यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्शन जो कि बेसिकली इज द प्लानर एरिया विद द नी, जिसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं डाया ऑफ जो डेप्थ ऑफ द बीम है और डेप्थ ऑफ द कॉलम है उससे। So now we have a diagonal stiffeners। अब diagonal stiffeners बेसिकली क्या होते हैं कि स्टिफनर हम ऑलरेडी डिस्कस करा है कि नी जॉइंट के अंदर हम स्टिफनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या डायगोनल स्टिफनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एडिशनल स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं मेंबर की। So in a rigid frame knee, the required web thickness usually exceeds that provided by a W section and reinforcement is required। कि समटाइम्स हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं W सेक्शन अगर आप यूज कर रहे हो या एंगल सेक्शन आप यूज कर रहे हो, तो दोनों मेंबर्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें जो उस कनेक्शन के अंदर या वहां पे जो वेब कनेक्शन था वहां पे हमें जो रिक्वायर्ड ओवरऑल थिकनेस है वो हमारी कम होती है बनिस्बत जो हमें चाहिए होती है सेक्शन के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एडिशनल रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि ओवरऑल थिकनेस उस जंक्शन की बढ़ जाए, जिसकी वजह से उसकी एक रिजिडिटी बढ़ जाए, मेंबर जो है एक स्टिफर हो और मेंबर अपना एक रोल प्ले करे। सो अ डबलर प्लेट इज समटाइम्स यूज्ड टू थिकन द वेब रीजन। हम उसके अंदर जो है एक स्टिफनर के तौर पे एक डबलर प्लेट या डबल प्लेट जो है हम यूज करते हैं, व्हिच इज नॉट अ जनरल कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग द अटैचमेंट टू द वेब कॉलम के हमारे पास समटाइम्स जो है वो वेब कॉलम को आपस में कनेक्ट करना, उनको जो है वो आपस में एक प्रॉपर ज्वाइंट बनाना या थिकनेस को बढ़ाना हमारे लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो डबलर प्लेट जो है वो समटाइम्स हम यूज करते हैं। यूजुअली अ पेयर ऑफ डायगोनल स्टिफनर्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 5। कि अगर आप एडिशनल प्लेट आपके लिए डिफिकल्टी होती है एडिशनल प्लेट्स को लगाने में, तो वहां पे आप जो है वो एडिशनल डायगोनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉसिबल या एक बेहतर जो है वो रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारे डायगोनल स्टिफनर्स जो है वो उसकी ओवरऑल स्टिफनेस ऑफ द मेंबर जो है वो बढ़ा देते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि आया या तो आप डायगोनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करो या डबलर प्लेट्स प्रोवाइड करो। डबलर प्लेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो इस वजह से हम स्टिफनर्स के केस में जाते हैं। तो अगर हम डायगोनल ए टू सी एक स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो एक स्टिफनेस ऑफ द सेक्शन है वो इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पे आपकी जो एंगल है वो भी फिक्स हो जाती है, मेंबर आपका एक फिक्स एंगल के ऊपर जो है वो अंडर इवन विदाउट लोडिंग विद लोडिंग जो है वो एंगल फिक्स रखता है, जिसकी केस के अंदर आपके जो है एडिशनल स्टिफनर जो है वो एडिशनल उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देते हैं। सेकेंडली, जब आप एडिशनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं तो ओवरऑल मेंबर्स की जो डायमेंशंस हैं
जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड्स के अंदर कि ओवरऑल मेंबर की डायमेंशंस भी स्क्वीज हो जाती हैं या उनको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपका कॉलम है या बीम है, तो इन दोनों मेंबर्स की आप ओवरऑल थिकनेसेस को भी कम कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल जो स्टिफनर है उसकी वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी मेंबर की भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास ABCD पोर्शन जो है वो स्क्वायर नी कनेक्शन का था, जिसके अंदर हम एडिशनल स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर हम डायगोनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं तो डायगोनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करने की वजह से जो स्टिफनर रेजिस्टिव कंप्रेसिव फोर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा फॉर एग्जांपल हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं CST से। तो CST जो है वो स्टिफनर रेजिस्टिव कंपैरेटिव फोर्स है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ स्टील इनटू phi c एज अ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इनटू क्रैकिंग फोर्स या कंपैरेटिव फोर्सेस, जो हमारा ओवरऑल कंपैरेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो द अप्लाइड शियर ऑन द वेब विल बी अल्टीमेट शियर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, अल्टीमेट शियर का TU जो फोर्स आ रहा था हमारे पास। सो व्हेन द डायगोनल स्टिफनर्स आर यूज्ड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था हमारे पास, जो कंपैरेटिव फोर्स इंटेंसिटी इनटू cos थीटा, जो कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर अभी डिस्कस किया कि दो कंपोनेंट हमारे पास डेवलप होते हैं जब आप एक डायगोनल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। डायगोनल स्टिफनर जो है वो उसको ब्रेक कर देता है फोर्सेस को दो एंगल्स के अंदर, जिस तरह से हमारा एक इंक्लाइन फोर्स जब एक्ट कर रहा होता है। So the stiffener force participates in resisting the shear with the web के ओवरऑल जो shear की कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद कर रहा होता है, और उस ओवरऑल जो है हम स्टिफनर की रेजिस्टिव कंप्रेसिव फोर्स और अप्लाइड shear फोर्स को जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम डायगोनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं, हम मजीद उसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा सबसे पहली कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि अल्टीमेट जो आपका शेयर फोर्स, अप्लाइड शेयर जो जनरेट हो रहा था वेब के ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स इन द AB जोन प्लस CST जो आपका जो शेयर का या स्टिफनर की वजह से CST फोर्स जो है वो ब्रेक हुआ दो कंपोनेंट्स के अंदर, दैट इज CST इनटू cos थीटा। और हम लास्ट स्लाइड्स के ऊपर ऑलरेडी फाइंड आउट करके आए थे कि अल्टीमेट मूवमेंट ओवर 0.95 इंटू DB जो हमारे पास फैक्टर बन रहा था वो 5V इंटू 0.6 इंटू यील्ड स्ट्रेस, जो कि हमारे पास ओवरऑल शील्ड का जो शेयर यील्डिंग स्ट्रेंथ थी TW इंटू DC प्लस एरिया ऑफ स्टील इंटू 5C F क्रैकिंग मूवमेंट या क्रैकिंग फोर्स इंटू cos थीटा। तो हमने जब इससे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने की कोशिश की, रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/5 इंटू FCR cos थीटा MU ओवर 0.95 इंटू DB माइनस 5V 0.6 FY इंटू TW इंटू DC। तो यहाँ पे हमारे पास 5V जो है वो अगेन स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है फॉर एनी यील्डिंग लिमिट स्टेट लाइक इन shear 0.9 हम यूज करते हैं। 5C basically is 0.85 for the compression elements और FCR basically is a compression limit state stress या compressive stresses। अब हम आते हैं डिजाइन एग्जांपल के ऊपर। अब डिजाइन के अंदर हमने क्या करना है कि वी हैव टू डिजाइन अ स्क्वायर नी कनेक्शन। एक स्क्वायर नी कनेक्शन हमने डिजाइन करना है, जो कि हमने नेक्स्ट फिगर के अंदर हमने डिस्कस करते हैं। टू ज्वाइन अ गर्डर एंड अ कॉलम, एक गर्डर है हमारे पास और एक कॉलम है, दोनों को हमने कनेक्ट करना है। जहां पे वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे एक स्क्वायर जो नी कनेक्शन है, दैट कनेक्शन वी हैव टू डिजाइन। जो गर्डर है उसकी स्पेसिफिकेशंस हमें क्या मिली हुई हैं, W सेक्शन गर्डर है 690 इंटू 140 का, और जो कॉलम है दैट इज बेसिकली 360 इंटू 110। तो ये हमारे पास दोनों मेंबर्स हैं, इनको हमने कनेक्ट करना है बाय स्क्वायर नी कनेक्शन, और कनेक्शन जो है वो हमने डिजाइन करना है, जो कि हमने लास्ट फिगर के ऊपर भी हमें गिवन है, उसको भी हम देखते हैं। सो द फैक्टर्ड मूवमेंट, जो कि अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट एक्ट कर रही है या उस जॉइंट के ऊपर जो अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट जो अप्लाई हो रही है, दैट इज 510 इंटू किलो न्यूटन मीटर, जो कि 510 किलो न्यूटन मीटर की जो है एक अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट एक्ट कर रही है। We have to consider the A36 steel and E70 electrodes. E70 electrodes basically are the welding electrodes, जो कि हम इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ बेसिकली कितनी है। तो विद SMO इज द शील्डेड मेटल आर्च वेल्डिंग जो कि हम यूज कर रहे हैं। इस मेथड से अगर आप यूज करते हैं तो हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर नी कनेक्शन को, उसको डिजाइन करना है। अब जैसे डिजाइन एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो बीम है वो W690 बाय 140 का है। अगर हम डिजाइन ब्रिज का जो LRFD मैनुअल से हम डिटेल्स को चूज करें W690 इंटू 140 का, तो हमारे पास जो डेप्थ ऑफ द बीम ओवरऑल आती है वो 684 मिलीमीटर आती है। ओवरऑल थिकनेस ऑफ द वेब वी हैव 12.4 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज वी हैव 18.9, और ओवरऑल ब्रेथ ऑफ द फ्लैंज हमारे पास 254 मिलीमीटर आती है। और इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड मेंबर था वो W360 बाय 110 का कॉलम था,
तो उसकी जब हम LRFD मैनुअल से डिटेल चूज करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ ऑफ द कॉलम 360 मिलीमीटर आती है, थिकनेस ऑफ द वेब वी हैव 11.4, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज 19.9 एंड ओवरऑल ब्रेथ ऑफ द फ्लैंज वी हैव 256 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूवमेंट एक्ट कर रही थी वो 510 किलोन्यूटन मीटर की थी, और यहाँ पे मूवमेंट हमारे पास जो है वो 510 किलोन्यूटन मीटर की है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो 67 किलोन्यूटन का है, और वर्टिकल फोर्स यहाँ पे जो शियर एक्ट कर रहा है दैट इज 285 किलोन्यूटन। इसी तरह से यहाँ पे जो शियर एक्ट कर रहा है दैट इज बेसिकली वी हैव जो वर्टिकल फोर्स है, तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स से इसका रिएक्टिव फोर्स जो है हमारे पास 285 किलोन्यूटन का है, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका रिएक्टिव फोर्स वी हैव 67 किलोन्यूटन। तो ये हमारे पास तमाम फोर्सेस वगैरह एक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे हम डायगोनल स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि रोटेशन यहाँ पे डेवलप करेगा। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, दैट कंडीशंस वी हैव टू डिस्कस नाउ। So now we have a solution. In solution, first step is to check the web without diagonal stiffener. कि आया डायगोनल स्टिफनर की जरूरत है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी हैव टू चेक द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ वेब। अब रिक्वायर्ड वेब थिकनेस इज इक्वल्स टू वी हैव 1.95 इनटू अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइड बाय FY यील्ड स्ट्रेस इनटू AB या क्रॉस जो आपका प्लेनर एरिया था, या आप DB इनटू DC करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्लेनर एरिया हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन DB और DC अवेलेबल हैं। तो हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया, वी हैव 1.95 इनटू अल्टीमेट मूवमेंट हमारे पास 510 इनटू 10⁻⁶ किलोन्यूटन मीटर थी, हमने उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसके बाद हमने जो है वो 250 जो है वो यील्ड स्ट्रेस है स्टील की A36 स्टैंडर्ड के हिसाब से, और हमारे पास जो DB और DC की वैल्यूज ऑलरेडी हमें गिवन थी, DB इज 684 एंड DC वी हैव 360। तो तमाम वैल्यूज जब हमने पुट की तो रिक्वायर्ड जो थिकनेस ऑफ द वेब आ रही है वो 16.15 मिलीमीटर आ रही है। अब एक्चुअल थिकनेस ऑफ द वेब कितनी है, जब आप अगर लास्ट जो डायग्राम के साथ जो डिटेल्स अवेलेबल हैं तो उसके अंदर आप थिकनेस ऑफ द वेब चेक करोगे, गर्डर के लिए जो हमें मिली हुई है गर्डर के लिए वो हमारे पास है 12.4 मिलीमीटर फॉर W 690 इंटू 140 का, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है वो 16.15 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हमें हमारी जो अवेलेबल वैल्यू है या रिक्वायर्ड वैल्यू है इस मोर देन जो अवेलेबल वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू से। तो इस केस के अंदर हमारा सेक्शन जो है वो इस मूवमेंट के लिए फेल हो जाएगा। तो हमने क्या कंसीडर करना है कि वी हैव टू प्रोवाइड अ डायगोनल स्टिफनर और आइदर वी हैव टू प्रोवाइड अ डबल प्लेट्स। तो डबल प्लेट्स का तो कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, हमने जो है वो स्टिफनर प्रोवाइड करना है। सो वी हैव टू प्रोवाइड डायगोनल स्टिफनर टू रेजिस्ट दिस मूवमेंट, जो कि मूवमेंट हमारे पास 510 किलोन्यूटन मीटर की एक्ट कर रही है। सो आफ्टर दैट हम स्टिफनर साइज डिसाइड करते हैं। अब स्टिफनर साइज बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ स्टिफनर का कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ स्टिफनर रिक्वायर्ड हमारे पास किस तरह से आता है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो थीटा फाइंड आउट करना है। जिस तरह से आप अगर पिक्चर के अंदर या फिगर के अंदर देखें, फिगर 1 के अंदर, तो वहां पे हमारे पास थीटा गिवन था। तो थीटा tan थीटा बेसिकली इज इक्वल्स टू DB ओवर DC, के जो हमारे पास डेप्थ ऑफ बीम है डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ कॉलम, वी विल गेट थीटा। थीटा हमारे पास क्या वैल्यू आई 684 डिवाइड बाय 360, जो DB और DC की वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। तो थीटा हमारे पास आ गई 62.24 जो है वो डिग्रीज। अगर हम इसको cos थीटा कैलकुलेट करते हैं तो cos थीटा वी विल गेट 0.466, cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो क्रैकिंग स्ट्रेस है, क्रैकिंग स्ट्रेस हमारे पास क्या है 95% ऑफ द यील्डिंग स्ट्रेस है, जो कि हमारे पास वैल्यू अराउंड 0.95 या 95% ऑफ द 250 हम कंसीडर करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो एरिया ऑफ द स्टिफनर रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 0.85 या 5C फैक्टर इनटू क्रैकिंग मूवमेंट, हमारे पास जो क्रैकिंग कंप्रेसिव मूवमेंट थी, इनटू cos थीटा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइडेड बाय 0.95 इंटू DB माइनस 5C फैक्टर इनटू 0.6 हमारे पास है, और यील्ड स्ट्रेस है। उसके बाद थिकनेस ऑफ द वेब है इनटू द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, जो कि ओवरऑल हम जो है वो सेक्शन की कंसीडर कर रहे हैं 360, जो कि DC वैल्यू है बेसिकली। तो हमने तमाम वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 1 ओवर 0.85 इंटू 238 हमारे पास क्रैकिंग स्ट्रेस आ जाती है। cos थीटा हमारे पास 0.466 है। 510 इंटू 10⁻⁶ मूवमेंट थी बाय 0.95 इंटू 684 वी हैव अ DB की जो वैल्यू है हमारे पास ओवरऑल, माइनस 0.9 इंटू 0.6 इंटू 250 यील्ड स्ट्रेस इंटू 12.4 इज द थिकनेस ऑफ द वेब, और 360 जो हमारे पास थिकनेस ऑफ द जो ओवरऑल फ्लैंज अवेलेबल है जो बीम के लिए। तो ये सारी चीजें हमने जब वैल्यूज को पुट किया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील हमारे पास आ गया
1933 मिलीमीटर स्क्वायर। हाफ एरिया ऑन वन साइड, ये टोटल हमारे पास जो है वो स्टिफनर का एरिया है। तो अगर हम एक साइड के ऊपर प्रोवाइड करते हैं तो हाफ एरिया हम इसका कंसीडर कर लेते हैं। तो हाफ एरिया ऑन वन साइड ऑफ द स्टिफनर विल गेट 967 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ओवरऑल हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टिफनर आया वो आया 1933 मिलीमीटर स्क्वायर। जब हमने उसको हाफ या दो प्लेट्स के अंदर कन्वर्ट किया या हाफ एरिया हमने एक साइड के लिए निकाला तो हमारे पास 967 मिलीमीटर ओवरऑल मिलीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। सो हम एरिया उसी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थिकनेस ऑफ द प्लेट और ब्रेथ ऑफ द प्लेट के अंदर। सो यूजिंग थिकनेस ऑफ द स्टिफनर एज 12 मिलीमीटर, अगर हम थिकनेस 12 मिलीमीटर अज्यूम करते हैं तो हमारे पास जो है ओवरऑल जो ब्रेथ ऑफ द प्लेट आ जाती है वो 81 मिलीमीटर लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं। दोनों को 12 इंटू 81 अगर आप निकालते हैं एरिया तो हमारे पास अराउंड 972 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने थोड़ा और मजीद सेफर साइड पे जाने के लिए लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग कि ब्रेथ ऑफ द प्लेट हम कंसीडर करते हैं 85 मिलीमीटर। तो 85 मिलीमीटर आप जब जो थिकनेस ऑफ द स्टिफनर से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आपके पास एक अच्छी खासी वैल्यू आ जाती है जिसको आप यूज करके वैल्यू जो है वो स्टिफनर की हाफ साइड के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने दोनों जो प्लेट्स हैं, जो स्टिफनर था उसके लिए हमने थिकनेस स्टिफनर की चूज कर ली 12 मिलीमीटर की और ब्रेथ हमने चूज कर ली 85 मिलीमीटर की। तो उसके बाद हमने लैम्डा फैक्टर निकाला। लैम्डा फैक्टर बेसिकली इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ द स्टिफनर डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ द स्टिफनर। हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई वो 7.08 आई। तो इस केस के अंदर कनेक्शंस के लिए हमारे पास जो लैम्डा की एक अल्टीमेट वैल्यू गिवन है वो 15.8 है। इससे वैल्यू आपकी कम आनी चाहिए तो आपका सेक्शन जो है वो सेफ कंसीडर होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 7.8 है तो हम इसको ओके कंसीडर करते हैं। सो देयरफॉर वी आर चूजिंग साइज ऑफ स्टिफनर एज 2 P एंगल्स या L जो हमारे पास एंगल्स हैं स्टिफनर्स के 12 इंटू 85 ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द वेब ऑफ द कॉलम। हम दो प्लेट्स यूज कर रहे हैं जो कि दोनों प्लेट्स हमारे पास 12 इंटू 85 की हैं, दोनों साइड्स के ऊपर हमने यूज करनी है जिनका जो ओवरऑल एरिया है वो 1933 मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है। तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि वी आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनर एक्टिंग ऑन द कॉलम, कि ओवरऑल कॉलम के ऊपर हमारे पास कितनी जो है वो स्ट्रेंथ है एक्ट कर रही है स्टिफनर की। सो ओवरऑल विड्थ ऑफ द स्टिफनर वी हैव टोटल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रेथ ऑफ द जो स्टिफनर है प्लस थिकनेस ऑफ द वेब। हमारे पास हम कनेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास विड्थ है स्टिफनर की वो स्टिफनर की विड्थ कितनी हो जाती है। ओवरऑल विड्थ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्टिफनर की विड्थ प्लस आप थिकनेस ऑफ द वेब, यानी ओवरऑल थिकनेस कंसीडर कर रहे हैं हम कि 2 टाइम्स हमारे पास दोनों तरफ से प्लेट्स आ जाती हैं और प्लस में थिकनेस ऑफ द वेब इंक्लूड हो गया तो ओवरऑल थिकनेस आपकी वहां पे क्या हो जाती है। सो वी हैव 2 into 85 plus 12.4 thickness of the web, we will get overall width of the stiffener as 182.4 millimeter. उसके बाद हम सिलेंडर्स रेशो कैलकुलेट करते हैं। सिलेंडर्स रेशो हमारे पास क्या होता है KL/R। अब यहाँ पे R बेसिकली हम रिजल्टेंट फैक्टर किस तरह से निकालते हैं कि R विल बी इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट इनटू B के ओवरऑल आपके पास जो विड्थ ऑफ द स्टिफनर है वो कितना है। तो हमारे पास 1/12 अंडर रूट की वैल्यू आ गई 0.289 और B हमारे पास ओवरऑल था पिछली स्लाइड के ऊपर 182.4 मिलीमीटर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 52.65 मिलीमीटर। सो अब KL/R ये सिलेंडर रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं विल बी इक्वल्स टू DC ओवर cos थीटा डिवाइडेड बाय R। तो DC हमारे पास था 360, cos थीटा हमारे पास है 0.466 डिवाइड बाय R इज 52.65 मिलीमीटर। तो इक्विवेलेंट हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 15 आ गई सिलेंडर रेशियो की। सो देयरफॉर 5C/FCR वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू, अगर हम इस सिलेंडर रेशियो के लिए 5C/FCR की वैल्यू LRFD मैनुअल से चूज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 201.88 मेगापास्कल। सो दिस मींस दैट द क्रैकिंग अल्टीमेट स्ट्रेसेस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अज्यूम्ड वैल्यू, जो कि हमने अज्यूम वैल्यू की थी स्टार्ट के अंदर फॉर द क्रैकिंग स्ट्रेसेस। दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही हैं। उस केस के अंदर हमारा जो सेक्शन है यहाँ तक हम इसको ओके कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे एक ह्यूज डिफरेंस आ रहा होता तो हम सेक्शन को दोबारा जो है वो रिवाइज करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनर फाइंड आउट किया। उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं फिलेट वेल्ड साइज अलोंग द लेंथ AB, कि हमने वेल्ड साइज बेसिकली कितनी प्रोवाइड करनी है। अब वेल्ड साइज के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम डिजाइन फ्लेंज फोर्स कितना है। अब फ्लेंज फोर्स अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से फार्मूला आ जाता है phi Fy इंटू एरिया ऑफ वेल्ड। अब एरिया ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 0.9 तो 5 फैक्टर हमारे पास था, यील्ड स्ट्रेस वी हैव 250 और एरिया ऑफ वेल्ड हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्लेट थी वो 19.9 की थी और इनटू 256 हमने मल्टीप्लाई किया
डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ वेल्ड आ जाएगा। तो टोटल हमने फ्लेंज फोर्स जो कैलकुलेट किया वो हमारे पास 1146.24 किलो न्यूटन आ गया। उसके बाद हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द वेल्ड कैलकुलेट करते हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ अलोंग बोथ साइड ऑफ वेल्ड हमारे पास फिलेट वेल्ड कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू आर एंड डब्ल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये आप कनेक्शंस के लेक्चर को रिमाइंड करें तो यहाँ पे आपको 5 इंटू आर एंड डब्ल्यू के पूरे फार्मूला कंप्लीट मिल जाएगा, वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है और टोटल 5 इंटू आर एंड डब्ल्यू की जो वैल्यू आती है वो 0.315 इंटू टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ द वेब इंटू किलो न्यूटन पर मिलीमीटर की वैल्यू आ जाती है। ये फार्मूला हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर ड्यूरिंग द कनेक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आपको जो है वो फिलेट वेल्ड्स के डिजाइन स्ट्रेंथ का फार्मूला वहां से मिल जाएगा, तो तमाम वैल्यूज आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम अवेलेबल लेंथ फॉर वेल्ड फाइंड आउट करते हैं। अवेलेबल लेंथ फॉर वेल्ड इज इक्वल्स टू db माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। db की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज आपके पास ऑलरेडी है, तो अवेलेबल लेंथ फॉर वेल्ड हमारे पास टोटल आ जाती है 46.2 मिलीमीटर्स। तो जब हम मैं इसको प्रीवियस इक्वेशन के अंदर यूज करता हूं या इक्वेट करते हैं फ्लैंज फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर हम कैलकुलेट करें फाई आर एन डब्ल्यू के, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन जनरेट हो जाती है 0.315 ऑलरेडी हमने अचीव किया था। थिकनेस ऑफ द वेब हमारे पास स्टिल कांस्टेंट है और ओवरऑल अवेलेबल वेल्ड लेंथ हमारे पास जो है वो 646.2 मिलीमीटर्स आ जाती है, जिसको हमने फ्लैंज फोर्स के साथ इक्वेट कर दिया जो कि हमारे पास 1146.24 था। तो जब हमारे पास हमने कैलकुलेट किया तो थिकनेस ऑफ द वेल्ड हमारे पास की वैल्यू आ गई 6 मिलीमीटर्स। सो हमने थिकनेस ऑफ द वेल्ड प्रोवाइड करनी है यूज 6 मिलीमीटर थिकनेस E70 फिलेट वेल्ड अलोंग द लेंथ AB, बोथ साइड्स ऑफ द गर्डर के, बोथ साइड ऑफ द गर्डर के वेव के हमने प्रोवाइड करनी है फ्लैंजेस को, और हमारे पास थिकनेस ऑफ द वेल्ड जो है वो ओवरऑल 6 मिलीमीटर आ गई। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने डिटरमाइन किया था फिलेट वेल्ड साइज अलोंग द लेंथ AB। अब मैं अगर लेंथ BC की बात करता हूं तो उस केस के अंदर हम कनेक्शन के लिए कॉलम के अंदर वेब टू द कॉलम फ्लैंज मस्ट कैरी द फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लैक्चर एंड द एक्सियल लोड कंबाइंड विद द शियर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द वेल्ड। तो फ्लैंज डायमेंशंस वगैरह के लिए हम किस तरह से कंसीडर करते हैं फिलेट वेल्ड साइज फॉर द BC पोर्शन। So the forces transferred through this weld may conservatively be estimated as follows, कि हम forces को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टेंसाइल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू phi t into fy into thickness of the flange। अब सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं, phi t आपके पास 0.9 है, yield strength we have 250 और thickness of the flange we have 12.4 divided by 1000 is the conversion factor। तो टेंसाइल कंपोनेंट फोर्स हमारे पास आ जाता है 2.79 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर। उसके बाद हम शेयर कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब शेयर कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल कॉलम के ऊपर वर्टिकल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, वर्टिकल फोर्स हमारे पास था, उसके बाद डिवाइडेड बाय DC माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। अब अल्टीमेट शेयर जो अल्टीमेट फोर्स था, वर्टिकल फोर्स जो कॉलम के ऊपर एक्ट कर रहा है वो 67 इंटेंसिटी है, डिवाइडेड बाय DC हमारे पास 360 था, माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज वी हैव 19.9 इंटू 2। तो टोटल शेयर कंपोनेंट हमारे पास जो जनरेट हुआ 0.21 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर की इंटेंसिटी आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं रिजल्टेंट लोडिंग की, तो रिजल्टेंट लोडिंग विल बी द टेंसाइल कंपोनेंट प्लस शेयर कंपोनेंट होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो जब हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया तो वी विल हैव अ टेंसाइल कंपोनेंट ऑफ 2.79 स्क्वायर प्लस शेयर कंपोनेंट हमारे पास 0.21 स्क्वायर आ गया, होल जब अंडर रूट किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट लोडिंग आ गई वो 2.80 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर की इंटेंसिटी आ गई। उसके बाद हम रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द वेब फाइंड आउट करते हैं। अब आप लास्ट में लेक्चर्स के अंदर जो प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर चले जाओ तो वहां पे हमने इक्वेशन जनरेट की थी कि 0.315 इनटू द थिकनेस ऑफ द वेब, जो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी। तो थिकनेस ऑफ द वेब विल बी इक्वल्स टू द रिजल्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय 0.315, जो कि कांस्टेंट वहां पे जनरेट हुआ था हमारे पास प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर। तो टोटल हमारे पास थिकनेस ऑफ द वेब आ गई या हमारे पास थिकनेस ऑफ द जो वेल्ड आ गई वो 9 मिलीमीटर की है। सो अगेन हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से दोबारा चेक करते हैं कि फाई आर एंड डब्ल्यू या ओवरऑल रिजल्टिंग जो हमारे पास वेल्डिंग है वो कितनी है, 2 इंटू 0.75 इंटू 0.707 थिकनेस ऑफ द वेल्ड इंटू 0.6 इंटू 495 डिवाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हुई थी। सो यहाँ पे हमारे पास थिकनेस ऑफ द वेल्ड जो है वो 9 मिलीमीटर की आ गई। सो यूज 9 मिलीमीटर थिक E70 फिलेट वेल्ड अलोंग द लेंथ BC ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गर्डर वेब। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया वेल्ड रिक्वायर्ड कितनी है अलोंग द डायगोनल स्टिफनेस इज डिजाइन्ड नेक्स्ट
दिस वेल्ड मस्ट डेवलप द रिक्वायर्ड स्टिफनर स्ट्रेंथ, कि रिक्वायर्ड स्टिफनर स्ट्रेंथ जो है वो हम वेल्ड की उसके लिए कितनी हमें वेल्डिंग की जरूरत है। सो वी हैव phi CS इज इक्वल टू phi FY इंटू एरिया ऑफ स्टील, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, या एरिया ऑफ स्टिफनर जो हमने कैलकुलेट किया था। तो phi हमने हमारे पास जो है अगेन 0.9 है, FY 250, 2 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ स्टिफनर 12/80 की अगर हम प्लेट प्रोवाइड करते हैं, 12/80 की दो प्लेट्स हैं हमारे पास, डिवाइड बाय 1000, तो टोटल हमारे पास जो एक स्टिफनर की स्ट्रेंथ जनरेट होती है वो 432 किलोन्यूटन जनरेट होती है। इस तरह से अगर हम रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द वेल्ड फाइंड आउट करते हैं तो तमाम वैल्यूज जब हमने इस फार्मूले के अंदर पुट की, 432 फोर्स डिवाइड बाय जो हमारे पास डीबी की वैल्यू थी, डीसी की सॉरी, 360 डिवाइड बाय कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास ओवरऑल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.75 इंटू 0.7707 इंटू 0.6 इंटू 0.495 हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास ओवरऑल रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द वेल्ड आ गई 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज वेरी लो वैल्यू। तो हमने जो दो वैल्यूज पहले फाइंड आउट की हैं, एक 6 मिलीमीटर आई थी, एक 9 मिलीमीटर आई थी, तो जो कम से कम लोअर वैल्यू है वो हमने चूज कर लेनी है। सो यूज 6 मिलीमीटर थिक E70 फिलेट वेल्ड अलोंग द डायगोनल स्टिफनर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गर्डर वेब। उसके बाद स्टेप नंबर 7 के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्टिफनर CD, कि जो हमारा CD लेंथ है उसके अंदर स्टिफनर जो है वो उसके लिए कितनी रिक्वायर्ड लेंथ जरूरी है हमारे पास। सो द डिजाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द लोकल वेब यील्डिंग फ्रॉम द इनसाइड कॉलम फ्लैंज एट C इज, हमारे पास जो यहाँ पे हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फोर्स इनटू PBF बीम फोर्स इन फ्लैंज इज इक्वल्स टू 5K प्लस T थिकनेस ऑफ द फ्लैंज बीम इंटू FYC जो कि हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेस फॉर द कॉलम है, उसके बाद थिकनेस ऑफ द वेब कॉलम। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल फार्मूला था। हमने वैल्यूज को 5, लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग 1, 5 इज द कॉमन फैक्टर, K की वैल्यू हमारे पास जो है वो जनरल W सेक्शंस के लिए हम 37 चूज कर रहे हैं। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज वी हैव 18.9 और यील्ड स्ट्रेस हमारे पास 250 है। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज अगेन वेब हमारे पास कॉलम के लिए 11.4 था, डिवाइड बाय 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो टोटल हमारे पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ आई बेस्ड ऑन लोकल वेब यील्डिंग, वो हमारे पास फोर्स आ गया 581.12 किलोन्यूटन का। और फ्लैंज फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कराए थे प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर, जो कि हमारे पास 1146.24 किलोन्यूटन था। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फोर्स इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द वेब अलोन, कि वेब की जो कैपेसिटी हमारे पास वो 581 आ रही है और फ्लैंज की जो कैपेसिटी है वो 1146 आ रही है। सो द डायगोनल स्टिफनर बेसिकली इज ऑलरेडी रेजिस्टिंग अदर फोर्सेस, हेंस द वर्टिकल स्टिफनर इज रिक्वायर्ड एट C, कि आपने C पॉइंट के ऊपर वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना ही करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 में हम फाइंड आउट करते हैं कि स्टिफनर अलोंग CD डायरेक्शन या CD लेंथ के अंदर हम स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टिफनर विल बी इक्वल्स टू फ्लैंज फोर्स माइनस वेब फोर्स डिवाइड बाय 5 इंटू FY, और उसका हाफ कंसीडर करना है क्योंकि हम हाफ साइडों से दोनों स्टिफनर्स को जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर यूज कर रहे हैं। सो वी हैव जो हमारे पास फ्लैंज फोर्स था वो 1146.24 है, माइनस हमारे पास जो वेब फोर्स था वो 581.12 था, डिवाइड बाय 5 इंटू FY, 5 हमारे पास ऑलरेडी 0.9 है और FY आपके पास 250 है, डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ स्टिफनर जो हमारे पास अलोंग CD डायरेक्शन के अंदर आ जाता है वो 1256 मिलीमीटर स्क्वायर पर प्लेट आ जाता है। So therefore the width available will be equals to breadth of the flange in beam minus thickness of the web in beam divided by 2। हमारे पास जो है तमाम वैल्यूज अवेलेबल थी, हमने पुट की, तो हमारे पास जो width अवेलेबल आ गई वो 120.8 मिलीमीटर आ गई। अब से आई एम यूजिंग एज 110 मिलीमीटर्स, हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस कंसीडर करते हैं। सो रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द स्टिफनर विल बी इक्वल्स टू 1256 रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्टिफनर डिवाइडेड बाय वेब, हाँ विड्थ हम यूज कर रहे हैं 110 की, तो हमारे पास ओवरऑल थिकनेस आ जाती है, थिकनेस ऑफ द स्टिफनर 12 मिलीमीटर की। सो लेमडा फैक्टर अगेन चेक करते हैं, लेमडा फैक्टर हमारे पास आ गया 110 डिवाइड बाय 12, तो 9.17 जो कि 10.8 से कम होना चाहिए, तो इस केस के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो 10.8 से कम है, तो सेक्शन को हम ओके कंसीडर करते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद हम लेंथ ऑफ स्टिफनर फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ स्टिफनर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है D माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज TF डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसके अंदर जब वैल्यूज को ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज डिवाइड बाय 2 जब वैल्यूज को पुट करते हैं तो लेंथ ऑफ स्टिफनर टोटल आ जाती है 325 मिलीमीटर्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो लेंथ आ गई। अब हमने क्या करना है कि वी हैव टू प्रोवाइड 2 प्लेट्स जो कि 12 बाय 110 मिलीमीटर की होंगी इनटू 325 मिलीमीटर ओवरऑल लेंथ ऑफ द मेंबर, जिसको हम टेपर्ड फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करेंगे विद फुल विड्थ एट फ्रॉम पॉइंट C टू 0 एट D।
कि हम सी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और टेपर फॉर्म के अंदर जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते जाएंगे अप टू डी पॉइंट। सो जो है वो ये हमारा जो है वो स्टिफनर प्रोवाइड हो जाएगा इन ऑल 3 डायमेंशंस, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, और जिससे जो है वो ओवरऑल हमारा कनेक्शन जो है वो एज अ बिहेव करेगा एज अ नी जॉइंट कनेक्शन, जिसको जो है वो हम एज अ मूवमेंट कनेक्शन भी कंसीडर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।